नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं शक्ति के रचनात्मक सिद्धांत की, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि रचनात्मक सिद्धांत शक्ति को नए रूप में परिभाषित करने का प्रयास करता है। हालांकि ये विचार अभी अपनी शिशु अवस्था में ही है, अभी ये ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर नए नए अपने अपने भी व्यूज आने चालू हो गए हैं। विचारक अपने अपने मतों के अनुसार अपने अपने विचार रख रहे हैं। वर्तमान में इनके 3 थिंकर्स के विचार प्रचलित हैं यहाँ पर। एक तो हन्ना ओरेंट के विचार अपन पढ़ेंगे, एक अपन यहाँ पढ़ेंगे मैकफर्सन, जो कि एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं, और डेमोक्रेसी थ्योरी ऑफ रिट्रीवल इनकी बुक है, लोकतंत्रीय सिद्धांत का पुनरुद्धार। एक अपन यहाँ पढ़ेंगे गांधी के विचारों को। ये 3 विचार हैं जो रचनात्मक सिद्धांत के बारे में, शक्ति के रचनात्मक सिद्धांत के बारे में है। देखिए, एक एक लाइन को यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए ये नया सिद्धांत हो, पहली बार आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने नोट्स को जो लिखे हैं मैंने, इसमें देखो टेक्निकल टर्म आपको समझ में नहीं आएगी, उसको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए, यह सिद्धांत शक्तिहीन पक्ष को शक्ति संपन्न बनाने से सरोकार रखता है। और आसानी से आप समझें तो बर्बरिक की कहानी सुनी होगी आपने कि बर्बरिक, जिसे आप वर्तमान में श्याम बाबा खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है, वो भी क्या करता है कि शक्तिहीन के पक्ष में जो होता है उसकी तरफ से युद्ध करता है। तो यहाँ पर शक्ति को जो डिस्क्राइब करते हैं हन्ना ओरेंट या मैकफर्सन या फिर गांधी, ये कहते हैं कि शक्तिहीन पक्ष को शक्ति संपन्न बनाया जाए, तभी वास्तव में शक्ति का उचित प्रयोग हो सकता है, तभी वास्तव में सत्ताधारी की सही शक्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत शक्तिहीन पक्ष को शक्ति संपन्न बनाने से सरोकार रखता है। अभी सिद्धांत का विस्तृत निरूपण नहीं हुआ है। इसके समर्थक हैं हन्ना ओरेंट, सीवी मैकफर्सन, महात्मा गांधी। हन्ना ओरेंट के बारे में अपन बात करते हैं। हन्ना ओरेंट एक महिला दार्शनिक विचारक है, जर्मनी की है। जर्मन यहूदी महिला दार्शनिक विचारक है। 1906 से 1975 इनका जीवन काल है। इनकी फेमस पुस्तक है ऑन वायलेंस, हिंसा, विचार और विवेचन, जो 1969 में आई थी। सन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें बुक्स का सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले कौन सी बुक आई, बाद में कौन सी बुक आई। तो ईयर ज़रूर ध्यान रखिए, ऑन वायलेंस 1969 में आई है। आप ये भी यदि याद रखेंगे कि एक समकालीन विचारक है, तो भी आपको थोड़ी सी अपन जो समकालीन विचारक है 1970 के आसपास डेवलप हुआ विचार है, तो 1969 में बुक आती है इनकी। इसमें शक्ति का प्रयोग लोगों के परस्पर सहयोग के रूप में सार्थक होता है। शक्ति की नई परिभाषा दे रहे हैं कि शक्ति का मतलब क्या है, परस्पर सहयोग। जबकि आज तक शक्ति का मतलब क्या था, बल, कि जिसके पास में बल है वो ही उसी के पास में शक्ति है। बल का तात्पर्य यही शक्ति है। यहाँ पर शक्ति का अर्थ क्या बताया जा रहा है कि शक्ति का प्रयोग लोगों के परस्पर सहयोग के रूप में सार्थक होता है। शक्ति क्या है, परस्पर सहयोग है। परस्पर सहयोग की अभिव्यक्ति ही शक्ति है। शक्ति सार्वजनिक जगत को एकजुट करती है, जबकि हिंसा उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है। अब बात आती है सार्वजनिक जगत क्या है, राज्य क्या है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। शक्ति सार्वजनिक जगत को एकजुट करती है, जबकि हिंसा उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करती है। उसके का तात्पर्य है राज्य, जबकि हिंसा राज्य के लिए यानी शक्ति के लिए खतरा पैदा कर देती है। राज्य के लिए खतरा पैदा करती है, राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर देती है शक्ति। यानी यहाँ पे शक्ति राज्य नहीं है, यहाँ पे शक्ति शासक नहीं है। बात को समझिएगा, यहाँ पे शक्ति शासक नहीं है, यहाँ पे शक्ति सार्वजनिक जगत को एकजुट करती है। जो लोग हैं, जब लोगों में चेतना जागृत हो जाएगी अपने अधिकारों के प्रति, तो वो है असली शक्ति। आगे अपन और अच्छे समझते हैं। यहाँ पे सार्वजनिक जगत का तात्पर्य क्या है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। सार्वजनिक जगत के बारे में बताते हैं कि जब जनसाधारण स्वेच्छा से, जनसाधारण जो उस राज्य में रहने वाले नागरिक हैं,
ये जनसाधारण अपनी स्वेच्छा से ऐसा व्यवहार करते हैं जो परस्पर हितों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, जो अपने हितों के लिए, आपसी हितों के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दे, तो वह कहलाएगा सार्वजनिक जगत। ये जगत है, यह है सार्वजनिक जगत। लेकिन कब तक सार्वजनिक जगत होगा? जब यहाँ पर ये रहने वाले लोग आपस में सहयोग पूर्वक कोई नीति बनाए और ये नीति लागू हो जाए, यह है सार्वजनिक जगत। जबकि राज्य क्या है? जब कोई बाहरी संगठन उन्हें किसी विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए विवश करता है, ये सार्वजनिक जगत में रहने वाले लोग हैं, ये बाहर है राज्य। तो जब कोई बाहरी संगठन, ये एक संगठन है, किसी विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए विवश करता है, तो ये संगठन राज्य की कोटि में आता है। ये राज्य है, ये अपनी मर्जी से रखना चाहता है इनको। किस तरीके से? हिंसा के माध्यम से। यानी जब अपनी मर्जी से राज्य रखने लग जाता है, राज्य अपने अनुसार बनाई गई नीतियों को जनसाधारण के ऊपर थोपने लग जाता है, जबकि जनसाधारण उनको नहीं मानना चाहता है, लेकिन मानना पड़ता है डर से। डर कैसे? हिंसात्मक तरीके अपनाता है, तो उसे राज्य कहता है। कौन? हन्ना अरेंट। ठीक है, बेसिकली हन्ना अरेंट एक महिला है, तो कहती है, लेकिन थिंकर्स के लिए यही वर्ड यूज में आता है। ओरेंट का ये, एक मिनट, यहाँ पे समझाया ओरेंट ने, देखना इसको। हन्ना ओरेंट ने शक्ति का विश्लेषण कैसे किया है? ये मानव समाज है, दो भागों में बटा हुआ है मानव समाज। एक तो जनसाधारण है और दूसरा है शासक वर्ग। जनसाधारण एकजुट कार्रवाई करता है। जब एकजुट कार्रवाई करता है तो इस जनसाधारण की एकजुट कार्रवाई शक्ति के रूप में व्यक्त होती है। अब इसकी शक्ति वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में किस तरीके से दिखती है? तो राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से भी व्यक्त होती है कि लोगों ने एकजुट कार्रवाई की, ये सारे लोग मिले, इस प्रतिनिधि को इन्होंने चुन करके भेज दिया। राजनीतिक संस्थाएं कौन सी? जो विधायिका है, जैसे भारत में संसद, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो इन राजनीतिक संस्थाओं में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में एकजुट कार्रवाई करके इनको चुन करके यहाँ पे भेज दिया। ये क्या हो गई? इनकी शक्ति हो गई, शक्ति अभिव्यक्त हो रही है यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। तो व्यवस्था हो गई, समतावादी व्यवस्था बनेगी यहाँ पर। समतावाद, जब अपन समानता पढ़ी तो मैंने समानता और समता का तात्पर्य बताया था। समता का मतलब है कि सभी लोग समान होंगे, यानी यदि समता का मतलब है समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ असमान व्यवहार करना। अवसर की समानता इसका आधारभूत तत्व है। तो समतावादी व्यवस्था हुई यहाँ पर। और ये समतावादी व्यवस्था जब स्थापित हो गई तो यही क्या कहलाएगा? सार्वजनिक जगत कहलाएगा। जबकि दूसरे में समझते अपन शासक वर्ग। शासक वर्ग बल प्रयोग कार्रवाई करता है, बल प्रयोग कार्रवाई करता है। यहाँ पे कार्रवाई कैसे हो रही है? एकजुट हो रही है। यहाँ पे शासक वर्ग बल का प्रयोग करता है, ये शक्ति नहीं है। हन्ना अरेंट ये कहते हैं कि आज तक जो परिभाषा जैसे सिमेकस की कोटेशन आती है कि वास्तव में बल ही शक्ति है, तो यहाँ पे बल शक्ति नहीं है। हन्ना अरेंट का कहना है वो बल तो हिंसा हो गई, ये बल यहाँ पे हिंसा है और इसी हिंसा को आप सत्ता कह रहे हैं, इसी हिंसा को आप सत्ता कह रहे हैं। इसमें श्रेणीतंत्रीय व्यवस्था है, इस सत्ता में श्रेणीतंत्रीय व्यवस्था के लिए पद सोपानी व्यवस्था भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड इसका आता है हायरार्किकल सिस्टम है। तो हायरार्की सिस्टम है तो मतलब श्रेणीतंत्रीय व्यवस्था, यानी सत्ता बटी हुई है शासक में, शासक के अधीन भी कोई ना कोई होगा। जैसे अपन वर्तमान की बात करें, देश में प्राइम मिनिस्टर, राज्यों में चीफ मिनिस्टर, फिर इनमें यहाँ पे आईएएस अधिकारी, यहाँ पे आरएएस अधिकारी, फिर आईएएस में भी आयुक्त सचिव हो गए, संभागीय आयुक्त हो गए, कलेक्टर हो गए। तो ये सत्ता क्या है? बटी हुई है, श्रेणीतंत्रीय व्यवस्था है जिसे आप राज्य बोलते हो।
तो राज्य में, अगर इसको ऐसे देखें अपन, राज्य में एक श्रेणीतंत्रीय व्यवस्था है, इसको आप सत्ता कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हिंसा के प्रयोग से, बल प्रयोग करके फिर शासक बनता है। जबकि सार्वजनिक जगत, जहाँ पे जनता परस्पर हितों के लिए काम कर रही है, यहाँ पे व्यवस्था कैसे है? समतावादी। क्यों? जब परस्पर हित आ गया तो जॉन रॉल्स के सिद्धांत लागू हो गया, यहाँ पे खुद ही समता स्थापित हो गई। समान के साथ समान व्यवहार, असमान के साथ असमान व्यवहार, क्योंकि पहले ही व्यक्ति परस्पर हित के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन ये अभिव्यक्त कैसे हो रही है? राजनीतिक संस्था के माध्यम से, और ये शक्ति है सामूहिक रूप से अभिव्यक्त हो रही है, एकजुट कार्रवाई की जा रही है। किनके द्वारा? जनसाधारण के द्वारा। ये कहना है हन्ना अरेंट का। अब इसे लिखा हुआ थोड़ा समझ लेते हैं अपन। हन्ना अरेंट की कोटेशन है, जहाँ यथार्थ शक्ति अनुपस्थित हो वहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हिंसा उभर कर सामने आ जाती है। जहाँ यथार्थ शक्ति अनुपस्थित है, वास्तव में शक्ति है ही नहीं, यथार्थ शक्ति कहाँ पे? जनता के पास। यहाँ पे शक्ति शासक के पास नहीं है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, हन्ना अरेंट के अनुसार शक्ति शासक के पास नहीं है, शक्ति एकत्रित रूप से जनसाधारण में अभिव्यक्त होती है। तो यदि यथार्थ शक्ति अनुपस्थित हो जाती है, जनता में थोड़ी भी फूट हो जाती है, जनता में यदि जाति आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, किसी भी आधार पर यदि फूट हो गई, अगर अंग्रेज़ों की नीति हो गई फूट डालो, अगर थोड़ी सी भी फूट हो गई तो इसका मतलब वहाँ पे रिक्त स्थान हो गया, और उस रिक्त स्थान का फ़ायदा शासक उठा लेगा। किस रूप में? बल प्रयोग के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से। ये तात्पर्य है इस कोटेशन का। हन्ना अरेंट शक्ति और सत्ता का भिन्न शब्दावली के रूप में अर्थ बताती है। उसके अनुसार सत्ता का संबंध किससे है? देखो, हन्ना अरेंट के अनुसार सत्ता का संबंध आदेश देने और उसका पालन करने से है। सत्ता का संबंध पद सोपानी व्यवस्था, जिसको वहाँ पे श्रेणीतंत्रीय व्यवस्था लिखा है, अंग्रेजी मीनिंग आएगा हायरार्किकल सिस्टम। तो जो सत्ता का संबंध है पद सोपानी व्यवस्था से है, और पद सोपानी व्यवस्था किस पर आधारित है? हिंसा पर आधारित है। और हिंसा का संबंध किससे है? राज्य से। दूसरी तरफ शक्ति का संबंध जनसाधारण से है, जो समतावादी व्यवस्था को जन्म देती है। ये समतावादी व्यवस्था सार्वजनिक जगत का निर्माण करती है। आप इन नोट्स को लिख लेंगे एक एक लाइन को और समझेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वेद सत्ता का निर्माण केवल शक्ति से ही संभव है। वेद सत्ता जो हिंसा पर आधारित नहीं है। देखिए, सत्ता की डेफिनेशन वैसी क्या है? अगर शक्ति को मान्यता दे दी जाती है, जनता के द्वारा वेदता प्रदान कर दी जाती है, तो सत्ता कहलाएगी। और ऐसी वेद सत्ता का निर्माण शक्ति से ही संभव है। और शक्ति किसके पास में है? जनसाधारण के पास में है शक्ति। तो शक्ति से संभव है। हिंसा से कभी भी वेद सत्ता का निर्माण नहीं हो सकता है। दबे पांव उस हिंसा का विरोध ही होगा। भले ही एक बार शासक के दमन से, उसके अत्याचार से जनता ज़बरदस्ती बलपूर्वक उसकी बातों को मान जाए, लेकिन एक समय आएगा जब उसके विरुद्ध विरोध किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ था फ्रांस में, जब लुई 14वां था और उसके बाद में लुई 16वां को अपदस्थ कर ही दिया गया था फाइनली। अरेंट ने अपने निबंध, एक और इसका निबंध है, याद रखिएगा। ऑन वायलेंस तो बुक अपन ने देखी है, ये निबंध है ऑन पब्लिक हैप्पीनेस, सार्वजनिक सुख, विचार और विवेचन, 1970 में आई है। जबकि ऑन वायलेंस कब आई है? 1969 में। याद रखिएगा, सन इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑन पब्लिक हैप्पीनेस में अरेंट ने कहा है कि अमेरिकी लोकतंत्र की उसने सराहना की है। और इसमें कोटेशन आती है इसकी, किसी व्यक्ति को तब तक स्वतंत्र नहीं माना जाता जब तक वह सार्वजनिक स्वतंत्रता में हिस्सा नहीं लेता। किसी व्यक्ति को तब तक सुखी या स्वतंत्र नहीं माना जाता जब तक कि वह सार्वजनिक शक्ति में हिस्सा नहीं लेता। निष्कर्षतः शक्ति के रूप में राज्य को अरेंट स्वीकार नहीं करती है। शक्ति के रूप में राज्य को स्वीकार नहीं किया जाता है। शक्ति तो जनसाधारण के पास ही रहेगी। जनसाधारण ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देती है जो उनके सामान्य सुख और स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। फिर आता है मैकफर्सन के अनुसार शक्ति का विश्लेषण। मैकफर्सन नव मार्क्सवादी विचारक हैं। आइए मैकफर्सन को देखते हैं अपन। सीवी मैकफर्सन
कनाडा के समकालीन राजनीतिक विचारक। समकालीन का मतलब है 1970 के बाद में जिन्होंने अपने विचार दिए हैं, ये हैं समकालीन विचारक। 1981-1987 का इनका जीवन काल है। इनकी पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी एज इन रिट्रीवल, यानी लोकतंत्रीय सिद्धांतों का पुनरुद्धार। 1973 में बुक आती है। इसमें सृजनात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताया है और शक्ति के प्रयोग क्षेत्र का भव्य विश्लेषण किया है। मैंने सीवी मैकफर्सन के बारे में आपको बताया है, जहाँ पर स्वतंत्रता का मार्क्सवादी सिद्धांत समझाया है। वहाँ पे मैंने आपको समकालीन अलगाव सिद्धांत बताया है। उस अलगाव सिद्धांत में मैकफर्सन ने भी अपने विचार दिए हैं, तो एक बार उसको भी आप देख लेना, सीवी मैकफर्सन, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सृजनात्मक स्वतंत्रता नाम से पता चल रहा है कि कुछ क्रिएटिव, सृजनात्मक के लिए वर्ड है क्रिएटिव, कि कुछ क्रिएटिविटी करने की व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, जिनसे वह कुछ ना कुछ जो जन्मजात होती हैं, और उसमें यदि उचित मार्गदर्शन उसे मिले तो बहुत ही अच्छा उसमें किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान की व्यवस्था ने ऐसा करने से मनुष्य को रोक दिया है। कौन सी व्यवस्था ने? मार्क्सवादी है तो क्या कहेगा? वर्तमान की पूंजीवादी व्यवस्था ने। तो ऐसे कुछ विचार सीवी मैकफर्सन के हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मक क्षमता थी, लेकिन उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता का हनन हो गया, उस क्षमता का हनन हो गया पूंजीवादी राज्य में। पश्चिमी लोकतंत्रीय व्यवस्था में दो तत्व पाए जाते हैं, एक उपयोगिताओं का अधिकतम विस्तार और दूसरा शक्तियों का अधिकतम विस्तार। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखते जाना आप। अधिकतम विस्तार किसका? उपयोगिताओं का अधिकतम विस्तार। दूसरा क्या है? शक्तियों का अधिकतम विस्तार। तो पश्चिमी लोकतंत्रीय व्यवस्था दो तत्व कौन कौन से हो गए? उपयोगिताओं का अधिकतम विस्तार और दूसरा हो गया शक्तियों का अधिकतम विस्तार। तो बात समझ में आ गई। पहले तत्व में मनुष्य एक उपभोक्ता है, तो उपयोगिताओं का अधिकतम विस्तार है, इसमें मनुष्य उपभोक्ता है। जबकि दूसरे तत्व में उपभोक्ता भी है और उपभोक्ता के साथ साथ में सृजनकर्ता भी है। अभी समझ में आ जाएगा ये और अच्छे से। पहला उपयोगितावाद से संबंधित है। कौन सा उपयोगितावाद? जो बेंथम ने दिया है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। वापिस समझना, पहला उपयोगितावाद से संबंधित है, दूसरा नैतिकतावाद से। नैतिकतावाद, जिस उपयोगितावाद में संशोधन किया, बेंथम के सिद्धांत में संशोधन किया मिल ने, वो है नैतिकतावाद। तो पहला जो है उपयोगिताओं का अधिकतम विस्तार, ये उपयोगितावाद से संबंधित है। और जो दूसरा तत्व है शक्तियों का अधिकतम विस्तार, ये संबंधित है नैतिकतावाद से, जो मिल ने दिया है। शक्तियों के अधिकतम विस्तार को मैकफर्सन ने दो भागों में विभाजित किया है। लोकतंत्र की दो विशेषताएं, शक्तियों के अधिकतम विस्तार जो उपयोगितावाद से लिया है, और ये उपभोक्ता पर आधारित है, उपभोक्ता मूलक है, यही पढ़ाया अपन ने। तो शक्तियों का अधिकतम विस्तार को मैकफर्सन दो भागों में विभाजित करता है, एक तो दोहन शक्ति और दूसरी विकासात्मक शक्ति। दोहन शक्ति का तात्पर्य है कि वह अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए दूसरे की क्षमताओं का कितना प्रयोग कर सकता है। यानी ये वाली जो बात है दोहन शक्ति वाली, ये उपयोगितावाद पे आ रही है। जबकि विकासात्मक शक्ति का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपनी क्षमताओं का, अपनी मूल मानवीय क्षमताओं का, यही वर्ड मिलेगा आपको, अपनी मूल मानवीय क्षमताओं का कितना विकास और प्रयोग कर सकता है। क्या उसे ऐसा माहौल मिला है, ऐसा विकासात्मक माहौल मिला है जिससे वह अपनी मूल क्षमताओं का विकास कर सकता है। ये देखा जाएगा विकासात्मक शक्ति में। दोहन शक्ति में क्या देखा जाएगा कि वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए दूसरे की क्षमता का कितना प्रयोग करता है। विकासात्मक शक्ति का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए अपनी मूल मानवीय क्षमताओं का कितना विकास और प्रयोग करता है। मैकफर्सन ने लिखा है, बाजार समाज में संपत्तिहीन लोगों की विकासात्मक शक्ति नगण्य हो जाती है और दोहन शक्ति शून्य हो जाती है। वापस समझना, यानी मनुष्य अपना दोहन ही करवा रहा है, उसको विकास करवाने का मौका ही नहीं मिला, वह विकास कर ही नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसकी जो विकासात्मक रूपी शक्ति थी उसका दोहन हो, विकासात्मक शक्ति नगण्य हो गई, और जो दोहन शक्ति थी वो शून्य हो जाती है।
एक रूटीन बन गई उसकी, सुबह 8 बजे जाना, रात को 8 बजे आना। तो मूल मानवीय विकासात्मक शक्ति में मूल मानवीय क्षमताओं का तात्पर्य है। ये जो वर्ड आया है मूल मानवीय क्षमता, तो मूल मानवीय क्षमताओं का विकास व्यक्ति का विकासात्मक शक्ति से हो सकता है। यानी जो सृजनात्मक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है विकासात्मक शक्ति में ही। अब विकासात्मक शक्ति में क्षमताओं का तात्पर्य है, क्या क्या तात्पर्य है देखिए। विकासात्मक क्षमताओं क्या मतलब है? तर्कसंगत ज्ञान की क्षमता, ठीक है। विकासात्मक शक्ति बोल दो, ये कहो कि सृजनात्मक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी, कैसे पता चलेगा कि इसे सृजनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है? यदि वह तर्कसंगत ज्ञान उसमें है, तर्कपूर्ण बात करने की ज्ञान की क्षमता है। नैतिक निर्णय और कार्रवाई की क्षमता, कलात्मक सृजन या चिंतन की क्षमता, मैत्री और प्रेम की भावात्मक गतिविधि की क्षमता, प्रकृति की देन को रूपांतरित करने की क्षमता। ये दृष्टिकोण सृजनात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये बात मैंने बताई थी आपको पहले ही कि सृजनात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। विकासात्मक शक्ति का अधिकतम विस्तार ही उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। सृजनात्मक स्वतंत्रता में बाधाएं आती हैं। क्या क्या बाधाएं आती हैं? तो 3 प्रकार की बाधाएं बताता है मैकफर्सन। जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अभाव, यानी आज अपने में बहुत बड़ी क्रिएटिविटी हो सकती है, लेकिन पूंजीवाद ने अपनी व्यवस्था ऐसी बना दी कि सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे ही आते हैं। तो जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अभाव है। कोई पेंशन नहीं आ रही है, कोई ऐसा वर्क नहीं है, इतनी और आवश्यकता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं कि जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधनों का अभाव है। श्रम के प्रयोग के साधनों तक पहुँच का अभाव है। दूसरों के अतिक्रमण से संरक्षण का अभाव। ये बाधाएं या अभाव 2 तरह की समस्याओं को जन्म देती हैं: प्रौद्योगिकी और भौतिक, सांस्कृतिक और विचारधारात्मक समस्याएं। ये मानना है मैकफर्सन का। और पूंजीवादी सामाजिक संबंधों पर आधारित बाजार समाज में इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। ये किसमें संभव है? केवल गैर बाजार समाजवादी समाज में इनका समाधान संभव है। यानी मैकफर्सन को इस डायग्राम से और अच्छे समझ सकते हैं। मैकफर्सन के अनुसार शक्ति का विश्लेषण, इसमें विवेच्य विषय, मानव प्रकृति की संकल्पना। ये तो आ गया उपयोगितावादी दृष्टिकोण, ये नैतिकतावादी दृष्टिकोण। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो शक्ति को 2 तरीके से बताता है कि पश्चिम देशों में लोकतंत्र की 2 शक्तियों के रूप में विस्तार है। एक तो उपयोगितावादी, उपयोगिताओं का अधिकतम विस्तार, दूसरा शक्तियों का अधिकतम विस्तार। जो अपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर रहे हैं अपन। ये दोनों मानव जीवन के लक्ष्य हैं, उपयोगिताओं का अधिकतम विस्तार, शक्तियों का अधिकतम विस्तार। इस शक्तियों का अधिकतम विस्तार है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक दोहन शक्ति और एक है विकासात्मक शक्ति। दोहन शक्ति भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि करती है, जबकि विकासात्मक शक्ति व्यक्ति की सृजनात्मक स्वतंत्रता का विकास करती है। लेकिन उपयोगिताओं के अधिकतम विस्तार ने या इस दोहन शक्ति ने व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में बना के रख दिया है, जबकि विकासात्मक शक्ति ने कर्ता या सृजनकर्ता के रूप में अपने को बनाया। सृजनकर्ता जो और भी अपना विकास कर सकता है, दोहन के साथ साथ में अपना और विकास कर सकता है। खुद में कोई क्रिएटिविटी है तो उसको किया जा सकता है। लेकिन मैकफर्सन का मानना है कि ये क्रिएटिविटी तब ही की जा सकती है जब पूंजीवादी राज्य नहीं हो। पूंजीवादी राज्य में व्यक्ति की सृजनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, इसको वापस अपन समझ लेंगे। इम्पोर्टेंट भी है और नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसको और अच्छे से दोबारा समझा दूंगा। प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।